करण साइड में आकर मधु से बोला, तो फाइनली 4 घंटे 35 मिनट के बाद तुम्हें मेरी याद आ ही गई। मधु हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जी, इसलिए तो आपको फोन करके ये जानना चाहती हूँ कि आप और कितना इंतजार करवाएंगे मुझे। करण मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ आधा घंटा और। ठीक है, आधा घंटा और दिया आपको, पर सिर्फ आधा घंटा। मम्मा भी 3 बार आपके बारे में पूछ चुकी है, प्लीज जल्दी आइए। मधु बेड पर बैठते हुए बोली। बस आ रहा हूँ मधु, करण मुस्कुराते हुए बोला। तभी उसकी नजर मीरा पर पड़ी, जो थोड़ी परेशान लग रही थी। वो उसकी ओर देखते हुए मधु से बोला, मधु मैं घर आकर तुमसे बात करता हूँ, बाय। मधु आगे कुछ बोल पाती उसके पहले ही करण ने कॉल कट कर दी और मीरा के पास आकर बोला, मीरा तुम मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बता रही थी, कौन है वो? मीरा सामने के बंगले की टेरेस की ओर देखने लगी, पर फिर उसने खुद को संभाला और बोली, करण अगर वो आदमी मधु का पीछा करते करते इंदौर तक आ गया है तो उसे ये भी तो पता चल गया होगा कि अब मधु की शादी तुमसे हो चुकी है, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे बहुत आसपास हो। बस यही कहना चाह रही थी मैं। करण हैरानी से उसे देखने लगा तो मीरा फिर से बोली, करण मधु मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। बस इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम उस राक्षस को जल्द से जल्द ढूंढ सको। करण उसके पास आकर बोला, मीरा उस आदमी को सिर्फ तुमने और मधु ने देखा है, इसलिए उसे ढूंढने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्योंकि मैं मधु से कुछ नहीं पूछ सकता, इसलिए तुम्हें ही मुझे उस तक पहुंचाना होगा। हाँ करण, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर हम बाकी बातें कल करें, क्योंकि डैड मोम के साथ बस आने ही वाले हैं। कल मोम वापस जा रही है और मेरे पास सिर्फ आज की रात है उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए मैं जो भी कुछ जानती हूँ कल तुम्हें जरूर बताऊंगी। मीरा फिर से उस आदमी की देखते हुए बोली, जो करण पर गनताने खड़ा था। उसे घबराहट की वजह से थोड़ा पसीना भी आ रहा था। उसे घबराया हुआ देखकर करण मन ही मन बोला, ये मीरा को अचानक से क्या हुआ? ये इतना परेशान क्यों लग रही है? उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई और फिर मधु से बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट करण, मीरा हड़बड़ाते हुए बोली। करण बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा और मन ही मन बोला, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मीरा ने मुझे बुलाया तो उस आदमी के बारे में बताने के लिए ही था, ये तो तय है, पर उस फोन कॉल के बाद उसके चेहरे के रंग उड़ से गए। किसका फोन हो सकता है? उसने फिर से पलटकर मीरा की ओर देखा तो वो अभी भी डरी हुई सी सामने वाले बंगले की ओर देख रही थी। करण उस ओर देखने लगा जिस ओर मीरा देख रही थी, पर फिर वो अचानक कुछ सोचकर रुक गया और गाड़ी में आकर बैठा। गाड़ी में बैठते ही उसने अपनी गाड़ी में लगे मिरर को थोड़ा ऊपर किया और उस ओर देखा जहां मीरा देख रही थी। वो खुद पर गनताने उस आदमी को देखकर हैरान रह गया, पर उसने कुछ किया नहीं और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। उसके जाते ही उस आदमी ने गन नीचे कर ली तो मीरा की जान में जान आ गई। तभी उसके मोम डैड की गाड़ी आ गई। उन्हें गाड़ी में सही सलामत देखकर मीरा ने सुकून की सांस ली। दूसरी ओर करण ने मीरा के घर से कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी लॉक करके छिपते छिपाते उस बंगले की ओर बढ़ा जहां उसने उस गनमैन को देखा था। उसने बंगले में जाने के लिए रास्ता तलाशा, पर बंगला बंद था और वहां लॉक लगा हुआ था। बस एक चौकीदार बाहर मेन गेट के पास बैठा हुआ था। करण उसकी नजरों से बचते हुए अंदर पहुंचा और टेरेस पर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पाइप पर पड़ी। वो उस पाइप से होते हुए टेरेस पर पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उसकी नजर टेरेस पर आने वाले दरवाजे पर पड़ी जो बाहर से बंद था। दरवाजा बाहर से बंद है, इसका मतलब कोई मेरी तरह ही ऊपर आया था और जानता था कि इस बंगले में फिलहाल कोई नहीं है। करण चारों ओर नजरें दौड़ाकर मन ही मन बोला। उसने टेरेस का हर कोना देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर सड़क पर पड़ी जहां एक गाड़ी आकर रुकी और वही गनमैन दौड़ता हुआ उस गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी तेजी से चली गई। करण ने तुरंत गाड़ी का नंबर रीड किया और नंबर आदि को मैसेज करके उसे फोन किया। उसका नंबर देखते ही आदि अपना सिर दीवार पर मारते हुए बोला, आदि क्यों कर रहा है तू करण खुराना की नौकरी? कहीं और जॉब ढूंढ ले, शायद वहां तुझे सांस लेने की फुर्सत मिल जाए। अब फोन उठा वरना करण सर तुझे दुनिया से उठा देंगे। उसने मुंह बनाकर कॉल रिसीव की। सर आपने मधु भाभी के लिए जो भी गिफ्ट्स लाने के लिए कहे थे वो सब आपकी गाड़ी में पीछे की तरफ रखवा दिए थे मैंने।
तुम्हें एक गाड़ी का नंबर मैसेज किया है मैंने आदि, पता करो कि वो गाड़ी किसके नाम पर है। दूसरी ओर से करण बोला। जी सर, मैं अभी पता करता हूँ। करण मीरा के घर की ओर देखकर फिर से बोला। आदि, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, पर वो बात घर पर किसी को पता ना चले, वरना सब बेवजह घबरा जाएंगे। क्या हुआ सर? आदि ने परेशान होकर पूछा। तो करण ने टेरेस पर चारों ओर देखते हुए जवाब दिया। मैं मीरा से बात करने उसके घर आया था, पर यहाँ उसके घर के ठीक सामने वाले बंगले की टेरेस पर एक आदमी मुझ पर गन ताने खड़ा था। उसका निशाना तो शायद मैं था, पर उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई। मीरा ने मुझे कुछ बताने के लिए यहाँ बुलाया था, पर शायद वो आदमी मीरा को डराकर उसे मुझे सच बताने से रोकना चाहता था। आदि, मीरा इस वक्त उसके घर पर अकेली है और मैं उसकी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें मेरी मधु की जान बसती है। इसलिए अभी और इसी वक्त मीरा की सेफ्टी के अरेंजमेंट करो। वो आदमी जिस गाड़ी में यहाँ से निकला है, उससे हम उस आदमी तक पहुँच सकते हैं। अगले 24 घंटे के अंदर मुझे वो आदमी मेरी आंखों के सामने चाहिए। आदि परेशान होकर बोला। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता आदि, क्योंकि मुझे खुद बहुत कुछ समझना अभी बाकी है। तुम फिलहाल वही करो जो मैंने करने के लिए कहा है। करण उसे बीच में टोककर बोला। आदि ने सिर हिला दिया। ठीक है सर, पर प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे ये सब सुनकर कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपकी फिक्र हो रही है मुझे। तुम मेरी फिक्र मत करो आदि। जिस फील्ड में हम बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर इस तरह के लोगों से मेरा हजारों बार पाला पड़ चुका है, इसलिए मुझे ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। तुम जल्द से जल्द उस गाड़ी के मालिक का पता करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यस सर। करण ने कॉल कट कर दी और बोला। लगता है कि ये जो कोई भी है बहुत पावरफुल और खतरनाक इंसान है और सच में मधु के बहुत करीब है। उसकी नज़र हर वक्त मधु पर है, पर वो तो इस वक्त खुराना मेंशन में है और वहां उसे कोई खतरा नहीं हो सकता। अब शायद वो गनमैन ही मुझे उस आदमी तक पहुंचा सकता है। एक बार वो आदमी मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद सारे पर्दे अपने आप हट जाएंगे। दूसरी ओर शालिनी मधु के कमरे के पास पहुंची। उसने खिड़की से देखा तो मधु अभी भी अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो कभी उबासी लेती तो कभी घड़ी की ओर देखती तो कभी दरवाजे की ओर। शालिनी उसके रूम से कुछ कदम दूर आई। उसने करण को फोन किया। उसने जैसे ही अपनी मम्मा का नंबर देखा तो बोला, ओह गॉड, ये मम्मा भी ना अब तक जाग रही है। अब इनसे तो मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। उसने मुंह बनाकर कॉल रिसीव की। बस मम्मा, रास्ते में हूँ, 5 मिनट में घर आ जाऊंगा। करण, रात के 1:30 बज रहे हैं, तुझे कुछ अक्ल है या नहीं? तेरी वजह से मधु अभी भी जाग रही है, शालिनी गुस्से में बोली। करण ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और बोला, मम्मा मैं बस आ रहा हूँ, एक मीटिंग में फंस गया था, अभी अभी फ्री हुआ हूँ। शालिनी ने बिना कुछ कहे गुस्से में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मम्मा, हेलो, दूसरी ओर से करण बोला। जब शालिनी कुछ नहीं बोली, उसने अपना फोन देखा तो कॉल कर चुकी थी। उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंच गया। उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर मधु भागती हुई बालकनी में आई। उसने जैसे ही करण की गाड़ी देखी तो पलटकर भागती हुई कमरे से बाहर आई और मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर बाहर भागी। शालिनी ने उसे इस तरह भागते देखा तो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। करण जैसे ही गाड़ी से बाहर आया तो उसकी नजर मधु पर पड़ी, जो भागती हुई उसी के पास चली आ रही थी। उसके देखते ही मधु के कदम रुक गए और वो मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। पाटिल आकर गाड़ी से करण का सामान निकालने लगा। उसने भी गाड़ी से एक लाल गुलाब का बुके निकाला और मधु को देते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए। मधु ने फूल लिए और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। तभी करण पाटिल से बोला, गाड़ी में पीछे जो सामान रखा है, सारा सामान हमारे रूम में ले आओ। जी छोटे साहब। पाटिल तुरंत सारा सामान निकालने लगा। करण ने मधु की बाह पर हाथ रखा और घर के अंदर आते हुए बोला, आई एम सॉरी मधु, मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है करण, इतना बड़ा बिजनेस है आपका, तो काम भी तो ज्यादा करना होता होगा ना आपको। मधु मासूमियत से बोली। करण मुस्कुरा दिया और उसके साथ अपने कमरे में आया। रूम में आते ही मधु बोली, आपको भूख लगी होगी ना करण, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। वो किचन में जाने लगी तो करण उसका हाथ पकड़ कर बोला, नहीं मधु, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। हमने इंदौर आते टाइम ढाबे पर जो खाना खाया था, उसकी वजह से मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। तुम ये बताओ, तुमने खाना खाया?
मधु मुस्कुराते हुए बोली, नहीं करण, क्योंकि मैंने भी ढाबे पर इतना खा लिया था कि भूख ही नहीं लगी। तभी पाटिल ढेर सारा सामान लेकर रूम में आया। उसे देखते ही करण बोला, ये सब बैग पर रखो और जाओ। पाटिल सारी चीजें बैग पर रखकर वहां से चला गया। मधु बैग पर बैठकर सब देखने लगी। उसने एक बड़ा सा टेडी बियर उठाया और मुस्कुराते हुए करण से पूछा, करण ये सब आप मेरे लिए लाए हैं? करण ने एक बॉक्स उठाया जो गिफ्ट रैप किया हुआ था और मधु को देते हुए बोला, इसे खोलो। मधु ने पहले करण की ओर देखा और फिर टेडी बियर रखकर बॉक्स खोलने लगी। बॉक्स खोलते टाइम उसके चेहरे पर एक चमक थी, पर करण अभी भी उस आदमी के बारे में सोच रहा था। मधु ने बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक ड्रेस थी। मधु ने ड्रेस उठाकर बॉक्स नीचे रखा और उस ड्रेस को खोलकर देखने लगी। ड्रेस देखते ही वो हैरानी से करण की ओर देखकर बोली, करण ये तो वही ड्रेस है जो आपकी सगाई वाले दिन मैंने मॉल में देखी थी। हाँ मधु, ये वही ड्रेस है जो तुम्हें पसंद आई थी, पर इसकी कीमत देखकर तुमने इसे छुआ भी नहीं था। करण उसकी ओर देखकर बोला। मधु मुस्कुरा दी, थैंक यू, मैं इसे पहनकर आऊं करण। करण ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। मधु ड्रेस हाथ में लिए दौड़ती हुई चेंजिंग रूम में चली गई। उसके जाते ही करण ने बेड पर रखी मधु की सारी बुक्स उठाए और टेबल पर ठीक से रख दी। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी मधु और मीरा की तस्वीर पर पड़ी। करण ने उसे उठाया और बोला, लगता है अब वक्त आ गया है मीरा, जब तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि मधु सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही नहीं है बल्कि तुम्हारी बहन भी है। इस होली मैं तुम दोनों के साथ साथ मधु की माँ को भी ये सच बता दूंगा कि मधु को जन्म देने वाली उसकी माँ एक बहुत अच्छी इंसान थी। तभी उसे दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसने तुरंत तस्वीर नीचे रखी और पलट कर देखा तो मधु व्हाइट कलर का खूबसूरत सा इवनिंग गाउन पहने खड़ी थी। उस पर वो गाउन बहुत सुंदर लग रहा था। करण आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे आईने के पास लेकर आया। अपनी आंखें बंद करो, वो मधु की आंखों पर अपनी एक हथेली रखकर बोला। मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। करण ने उसकी आंखों से अपनी हथेली हटाई और बैग पर रखे एक बॉक्स को उठाकर खोला। उसने उसमें से एक डायमंड का नेकलेस निकाला और मधु के गले में पहनाते हुए बोला, अब आंखें खोलो। मधु ने तुरंत आंखें खोली तो आईने में से उसे नेकलेस दिखाई दिया। मधु ने उस नेकलेस को छूकर देखा। छोटे छोटे डायमंड से बना बहुत खूबसूरत नेकलेस उसके गले में था। करण, ये तो बहुत सुंदर है और बहुत कीमती भी लग रहा है, वो नेकलेस देखकर बोली। करण ने उसे अपनी ओर किया और बोला, ये तुम्हारे पहनने के बाद खूबसूरत लग रहा है मधु, और मेरे लिए ये नेकलेस तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा कीमती नहीं है। मधु उसके सीने से लगकर बोली, और मेरे लिए आपसे ज्यादा अनमोल और कुछ नहीं है। फिर भी इन सब के लिए बड़ा वाला थैंक यू। करण उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, मधु मुझे पता है कि मुझे गुस्से में देखकर तुम बहुत डर गई थी, पर आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। प्रॉमिस? मधु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर पूछा। करण ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली थाम ली। पक्का वाला प्रॉमिस? वो मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है मधु। तभी करण फिर से बोला। उसने मधु को बेड पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठा। उसने मधु को एक और बॉक्स उठाकर दिया। मधु उसकी ओर देखते हुए बॉक्स खोलने लगी। करण, इसमें क्या है? ये इतना भारी क्यों है? खोलोगी तो अपने आप पता चल जाएगा मधु। करण बॉक्स खोलने में उसकी मदद करते हुए बोला। बॉक्स खोलते ही मधु को उसमें लैपटॉप नजर आया। करण मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हें बैग पर किताबों का मिला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम्हें इसमें मिल जाएगा। वैसे तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है जो मैंने ऑर्डर किया है। कल सुबह तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे सामने होगा। एक और गिफ्ट? मधु ने बच्चों की तरह पूछा तो करण मुस्कुराने लगा। मधु लैपटॉप की ओर देखकर फिर से बोली, करण मुझे इसे चलाना आता तो है, मीरा ने सिखाया है, पर फिर भी इसे अच्छे से कैसे चलाते हैं मुझे सच में नहीं पता। मधु थोड़ा परेशान होकर बोली। करण ने उसके हाथों से लैपटॉप लिया और बोला, तो इसमें उदास होने की क्या बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसे बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाता है। मधु ने तुरंत उसके हाथों से लैपटॉप लिया और उसे फिर से बॉक्स में रखते हुए बोली, आप भी नाहक करते हैं करण। रात के 2:30 बजे आप मुझे ये चलाना सिखाएंगे? सोना नहीं है क्या? चलिए अब ये सब हटाने में मेरी मदद कीजिए क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी करण ने उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, इस ड्रेस में बिल्कुल किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही हो।
ये सुनकर मधु ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। आपको तो मैं हमेशा ही परी लगती हूँ। मैं किसी भी हाल में आपके सामने आ जाऊं। आपकी नजरें मुझ पर से हटती कहाँ हैं? बस मुझे ही घूरते रहते हो। करण ने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ किया और बोला, तो इसमें मेरी क्या गलती है मधु? मैंने थोड़ी महादेव से कहा था कि वो मेरी शादी एक परी से करवा दे। मधु ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया और शर्माते हुए बोली, आजकल आप बहुत बातें बनाने लगे हैं। मैं कोई परी नहीं हूँ, सिर्फ मधु हूँ और वही बनकर रहना चाहती हूँ। आप मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाए, कहीं अगर मैं गिर गई तो। करण उसे फिर से अपनी बाहों में भरकर बोला, ऐसे कैसे गिर जाओगी? मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मधु मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी और करण उसे। तभी अचानक उसके फोन की बेल बज उठी। दोनों चौंक गए, पर दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मधु उठकर चेंज करने के लिए भाग गई। करण मुस्कुरा दिया और उसने तुरंत आदि की कॉल रिसीव की। कुछ पता चला उस गाड़ी के बारे में? नहीं सर, पर कल सुबह पता चल जाएगा। मैंने बस आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि आपके मीरा जी के घर से निकलने के बाद उनके डैड घर पहुंच गए थे, इसलिए वो अपने घर पर अकेली नहीं है और मैंने हमारे 2 खास आदमियों को उनके आसपास रहने को कह दिया है। करण चेंजिंग रूम की ओर देखते हुए बालकनी में आया और बोला, आदि मुझे हर हाल में वो आदमी कल ही चाहिए, क्योंकि फिलहाल वही एक ऐसा इंसान है जिसके जरिए मैं उस आदमी तक पहुंच सकता हूं। डोंट वरी सर, कल तक हम उस आदमी तक जरूर पहुंच जाएंगे। सुबह ऑफिस खुलते ही हमें पता चल जाएगा कि वो गाड़ी किसकी है और फिर हम आसानी से उस आदमी तक पहुंच जाएंगे। थैंक्स आदि एंड गुड नाइट, करण हल्की सी मुस्कान के साथ बोला। तो आदि ने झट से पूछा, श्योर सर, मैं पक्का सो जाऊं। आप फिर से तो मुझे कोई काम नहीं बताएंगे। शट अप आदि एंड गो टू स्लीप, करण गुस्से से बोला। आदि ने तुरंत उसकी कॉल काट दी। करण मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आदि तुम मेरी जिंदगी में वही जगह रखते हो जो आरव रखता है, पर अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो तुम 7वें आसमान पर पहुंच जाओगे और मैं यहाँ तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो फिर से कमरे में आया तो उसने देखा कि मधु बेड से सारे गिफ्ट्स उठाकर ठीक से रख रही थी। वो कबर्ड से करण के कपड़े निकालते हुए बोली, करण आप ना हर थोड़ी देर में आदि भैया को फोन करते हो। बेचारे आदि भैया ठीक से आराम भी नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि आपके काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। उसने करण को चेंज करने के लिए कपड़े दिए। मधु आदि को बचपन से मेरे ऑर्डर फॉलो करने की आदत हो चुकी है, इसलिए उसने खुद को वैसे ही ढाल लिया है जैसा मैं चाहता हूँ। इतना कहकर करण चेंज करने चला गया तो मधु फिर से बोली, करण आप भी ना हद करते हैं, सबको अपने जैसा बनाएंगे क्या? जरा सोचिए तो, जब आदि भैया की शादी हो जाएगी तो आपकी बीवी की तरह उनकी बीवी को भी आधी रात तक उनका इंतजार करना पड़ेगा। ये तो हद है मधु, तुम तो एक रात में ही मुझे ताना मारने लगी हो, करण अंदर से ही बोला। तो मधु ने जवाब दिया, ताना नहीं मार रही हूँ करण, बल्कि आपको आदि भैया की होने वाली पत्नी की गालियों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बचाने की कोशिश कर रही हो या फिर आदि की होने वाली बीवी की आड़ लेकर मुझसे देर से आने के लिए झगड़ रही हो? करण बाहर आकर बोला, मुझे झगड़ा करना नहीं आता करण, मधु उसे देखकर मासूमियत से बोली। तो करण उसके पास आया, और सरप्राइज मिलने पर खुश होना भी नहीं आता तुम्हें? अगर मैं इतने सारे गिफ्ट्स एक साथ हैनी या राधिका दी के लिए लाया होता तो उन्होंने अब तक खुशी में नाचते हुए सारा घर सर पर उठा लिया होता। ये सुनकर मधु मुस्कुरा दी। वो क्या है ना करण, मुझे कभी इतनी सारी खुशियां एक साथ मिली ही नहीं, तो मुझे सच में नहीं पता कि जब किसी को इतनी खुशियां मिलती है तो वो इन खुशियों को कैसे जीता है। मुझे तो जो भी मिला, जैसा भी मिला, मैं उसमें ही मुस्कुरा दी। उसकी ऐसी बातें सुनकर करण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज मधु, आज ये बात कह दी, आज के बाद ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी और इतनी खुशियां होगी कि तुम उन्हें समेटते समेटते थक जाओगी। मधु ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए करण, मुझे बस आपका साथ चाहिए। इन सब के बिना तो मैं मुस्कुराते हुए जी लूंगी, पर आपके बिना तो मैं मर ही जाऊंगी। बस डरती हूँ कि कहीं कोई मुझे आपसे दूर ना कर दे। शट अप मधु, अपनी बकवास बंद करो और चलकर चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, करण गुस्से में बोला। मधु ने नजरें झुकाकर आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। करण ने अपनी दोनों हथेलियों से उसके चेहरे को छुआ और बहुत प्यार से बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मधु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ।
इसलिए अपने दिल और दिमाग से ये डर निकाल दो हमेशा के लिए, और चलकर सो जाओ, क्योंकि अब तो मुझे भी नींद आने लगी है। मधु ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया तो करण ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया, और फिर खुद भी आकर बेड पर लेट गया। पर उसने जैसे ही लाइट्स ऑफ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो मधु तुरंत बोली, प्लीज करण लाइट बंद मत करिए, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। ये सुनकर करण तुरंत बोला, पर मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती मधु। तो फिर लाइट्स ऑफ कर दीजिए, मधु मासूमियत से बोली, और उसने अपनी आंखें बहुत कसकर मींच ली। करण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। उसने उठकर टेबल की ड्रॉर से एक कैंडल निकाली और उसे मधु की साइड वाली टेबल पर रखकर जलाने लगा। ड्रॉर की आवाज सुनकर मधु ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गई। करण बेड पर आकर लेटा और मुस्कुराते हुए बोला, अब हम दोनों का काम हो जाएगा। तुम्हारी साइड इस कैंडल की वजह से इतनी रोशनी रहेगी कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, और मैं भी इतनी धीमी रोशनी में सो सकूंगा। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए करण की ओर पीठ करके लेट गई। करण भी आकर उसके बगल में लेटा। उसने अपनी आंखें बंद की ही थी कि तभी मधु उसकी ओर पलटी, पर करण की साइड थोड़ा अंधेरा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने करण को हिलाया, करण अब क्या हुआ मधु? करण ने बिना अपनी आंखें खोले ही पूछा। तो मधु फिर से बोली, प्लीज उठकर इस साइड भी एक कैंडल जलाए ना, मैं सारी रात एक करवट में तो नहीं सो सकती, इस तरफ देखूंगी तो अंधेरा देखकर फिर से डर जाऊंगी। करण ने अपनी आंखें खोली और बोला, मधु अपनी आंखें बंद करोगी तो वैसे भी अंधेरा हो जाना है, इसलिए चुपचाप सो जाओ, और प्लीज मुझे भी सोने दो। अरे पर ऐसे कैसे सो जाऊं? मुझे अंधेरे में नींद आएगी तो सोऊंगी ना। अगर गहरी नींद में सोने के बाद भी लाइट चली जाए तो मेरी नींद खुद ब खुद खुल जाती है और मैं डर जाती हूँ। मधु बच्चों की तरह बोली। करण ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भरा और बोला, अब चुपचाप सो जाओ मधु, क्योंकि मैं अपनी साइड तो कैंडल जलाने से रहा, और तुम्हारा डर दूर करने का मेरे पास यही एक रास्ता है। और अगर अभी भी तुम्हें डर लग रहा है तो जाकर बालकनी का दरवाजा खोलो और जाकर वहां की सारी लाइट्स ऑन करके काउच पर सो जाओ, क्योंकि मुझे मेरे बेड के अलावा कहीं और नींद नहीं आती। करण आप भी ना हद करते हैं, बाहर खुले में सोऊंगी तो आसमान में उड़ते हुए चमगादड़ों को देखकर और डर जाऊंगी। मधु चिढ़ते हुए बोली, शट अप यार मधु, मुझे सच में नींद आ रही है, इसलिए प्लीज आंखें बंद करो और चुपचाप सो जाओ, वरना मैं तुम्हें उठाकर चमगादड़ों के बीच अंधेरे में छोड़ आऊंगा। करण चिढ़कर बोला। मधु ने अपनी आंखें बहुत जोर से मींची और उतनी ही कसकर करण को पकड़ लिया। करण ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।